हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की स्टोरी एकदम कड़क माल है। देखने के बाद एकदम अपनी वाली की याद आ जाएगी। सॉरी सॉरी। हाँ, तो कहाँ पर थे हम लोग? माई स्टोरी पर थे। अच्छा, तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। उस दिन कैंपस ब्यूटी सोफिया और मेरे बीच इतनी जबरदस्त लड़ाई हुई कि अगले ही दिन मैं बिना किसी को बताए गायब हो गया। उसके बाद ऐसा लगा जैसे मैं उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए मिट गया हूँ। न स्टूडेंट्स को पता था कि मैं कहाँ गया, न टीचर्स को। जब सोफिया मेरे घर पहुंची तब उसे पता चला कि मेरा पूरा परिवार भी घर छोड़कर कहीं और चला गया था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, इसलिए उसने रोते हुए अपने पिता से मदद मांगी। उन्होंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके पुलिस से मेरी आईडी रिकॉर्ड्स तक निकलवाने की कोशिश की, लेकिन जो नतीजा सामने आया उसने सबको हिला दिया। रिकॉर्ड्स में लिखा था कि इस नाम का कोई इंसान कभी था ही नहीं। उस पल सोफिया के मन में सिर्फ एक ही बात रह गई। जिस लड़के से वह प्यार करती थी वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने पूरे 3 साल तक इसी बात पर यकीन किया, लेकिन उन 3 सालों के दौरान मैं देश के एक बेहद गोपनीय नेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद मैं वापस लौटा और मुझे पता चला कि सोफिया अब फेयरमाउंट यूनिवर्सिटी में है। हाई स्कूल में जो कुछ अधूरा छोड़कर गया था उसे पूरा करने के लिए मैं चाहता तो सीधे विजिटिंग प्रोफेसर बन सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर फेयरमाउंट यूनिवर्सिटी में एक फ्रेशमैन के रूप में एडमिशन लिया। उसी दिन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में फ्रेशमैन का चेक इन चल रहा था। सोफिया बिल्कुल शांत चेहरे के साथ वेलकम डेस्क पर बैठी थी। वह बस वहां बैठी भर थी, लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर हर गुजरने वाला फ्रेशमैन उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह पा रहा था। तभी उसकी दोस्त नैताली मुस्कुराते हुए बोली, सोफिया, तुम सच में फेयरमाउंट की अनडिस्प्यूटेड कैंपस क्वीन हो। उन नए स्टूडेंट्स को देखो, किसी की नजर तुमसे हट ही नहीं रही। चेक इन खत्म होते ही पता नहीं कितने फ्रेशमैन तुम्हारे बारे में पूछताछ करेंगे। सोफिया ने बिल्कुल बेपरवाही से जवाब दिया, पूछने दो। वैसे भी मुझे डेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी रैंडम लड़के के साथ घूमने से अच्छा है कि मैं तुम लोगों के साथ रिफ्लेक्शन लेक के किनारे घूमूं, लैंटर्न रो में लिट नाइट खाना खाऊं। मुँह प्यार से भी ज्यादा रोमांटिक लगता है। लेकिन इतना कहते ही उसकी आंखों की चमक अचानक फीकी पड़ गई। रिफ्लेक्शन लेक के किनारे टहलना, लैंटर्न रो में बारबेक्यू खाना, लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, क्लास बंक करना, स्कूल बास्केटबॉल गेम्स में उसे खेलते देखना, ये सारी बातें उसने कभी उसी लड़के से कही थीं। आज कैंपस में चलते हुए कई स्टूडेंट्स की आंखें उसकी जैसी लगती थीं, किसी की नाक, किसी की आवाज, लेकिन उनमें से कोई भी वह नहीं था। नैताली ने सोफिया के चेहरे पर उतर आई उदासी देखी तो धीरे से बोली, सोफिया, कहीं तुम अभी भी उस बॉयफ्रेंड को याद तो नहीं कर रही जो 3 साल पहले मर गया था? उसके रूममेट्स उसकी कहानी जानते थे। कम उम्र का पहला प्यार, छुपकर रिलेशनशिप, मासूम फीलिंग्स, ऐसी कहानी लगभग हर किसी की होती है। नैताली ने प्यार से समझाया, 3 साल हो चुके हैं। अगर तुमने 3 साल उसका शोक मना लिया है तो अब खुद को एक नई शुरुआत करने का मौका क्यों नहीं देती? सोफिया हल्की सी मुस्कुराई और बोली, ऐसा नहीं है कि मैं उसे भूल नहीं सकती, बस अभी तक किसी और को पसंद नहीं कर पाई हूँ। फिर उसने नैटली का हाथ पकड़कर कहा, चलो यहाँ खड़े मत रहो, अब तक फ्रेशमैन आने शुरू हो गए होंगे। गेट पर जाकर उनका स्वागत करो। शायद हमारे डिपार्टमेंट में इस बार कोई ऐसा क्यूट लड़का आ जाए जो तुम्हें सच में पसंद आ जाए। नैटली हंसते हुए बोली, बात तो सही है, और तुरंत गेट की तरफ चली गई। उसके जाते ही सोफिया ने लंबी सांस ली। उसकी हल्की लाल आंखें बार बार झपकने लगी। उसका मन फिर उन पुराने दिनों में लौट गया जब वह मैथ की क्लास में ऊँघती थी, इंग्लिश पीरियड में चुपके से नोट्स पास करती थी और स्टडी हॉल में गानों के लिरिक्स लिखा करती थी। उस समय सिर्फ 10 मिनट भी किसी खूबसूरत सपने के लिए काफी होते थे। तभी गर्मियों की हल्की हवा उसके गालों के पास उड़ते बालों को छूकर निकल गई। सोफिया ने आसमान की तरफ देखा और उसके चेहरे पर फिर वही अनकही उदासी लौट आई। उसके दिल में बस एक ही खामोश ख्वाहिश थी, काश तुम आज भी यहीं होते। उसी समय फेयरमाउंट यूनिवर्सिटी के बाहर मैं अपना सूटकेस लेकर खड़ा था। मैंने विशाल कैंपस गेट की तरफ देखा और इतने सालों बाद पहली बार मेरे शांत दिल में हलचल सी हुई। बिना कुछ कहे अचानक चले जाने के बाद उसने कितना सहा होगा। मैंने गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया। कुछ ही दूर चला था कि वॉलंटियर आर्म बैंड पहने नैटली मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और बोली, हे फ्रेशमैन, तुम किस डिपार्टमेंट के हो? मैं चेक इन वॉलंटियर हूँ, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देती हूँ। मैंने जवाब दिया, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, मुझे कैंपस का रास्ता नहीं पता, इसलिए थैंक्स। नैताली मुस्कुराई, कोई बात नहीं, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हूँ, मतलब अब से तुम ऑफिशियली मेरे जूनियर हो। नैताली ने मेरा सूटकेस उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और मुस्कुराकर बोली, दो, मैं इसे ले चलती हूँ, तुम्हें चेक इन तक पहुंचा देती हूँ। मैंने हल्के से सूटकेस अपनी तरफ खींच लिया और कहा, जरूरत नहीं, ये काफी भारी है, मैं खुद संभाल लूंगा। नैताली ने ज्यादा जोर नहीं दिया, बस मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन मेरे साथ ही रहना। फिर वह मुझे लेकर फ्रेशमैन चेक इन डेस्क की तरफ चल पड़ी। कुछ कदम चलने के बाद मैंने उसकी तरफ देखकर
पूछा, वैसे तुम इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हो तो क्या तुम सोफिया बेनेट को जानती हो? नैताली ने तुरंत सिर हिलाया। उसकी आंखों में शरारत भरी मुस्कान थी। ऑफ कोर्स, फ्रेशमैन, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन तो बड़ी फास्ट है। अभी कैंपस में आए भी नहीं और हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की का नाम भी पता कर लिया। क्या तुम्हें भी सोफिया पसंद है? मैंने शांत आवाज में कहा। मैं और सोफिया एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे। मैं उसी की वजह से यहाँ आया हूँ, इसलिए मैंने फेयरमोंट की इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम चुनी। ये सुनकर नैताली थोड़ी हैरान हुई, फिर उसके चेहरे पर सब समझ जाने वाली मुस्कान आ गई। तो तुम उसके लिए यहाँ आए हो? आजकल के बच्चे भी कितने बोल्ड हो गए हैं, लेकिन अगर तुम दोनों एक ही हाई स्कूल में थे तो तुम्हें सोफिया की कहानी भी जरूर पता होगी। उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए चौंक गया। मेरी यादों में तो सोफिया हमेशा एक आदर्श स्टूडेंट थी। कैंपस ब्यूटी होने के साथ साथ वह टॉप स्टूडेंट भी थी। उसके बारे में और ऐसा क्या था जिसे मैं नहीं जानता था? क्या हमेशा सेकंड आना भी कोई कहानी कहलाती है? क्योंकि फर्स्ट तो हमेशा मैं ही आता था। तभी मेरी जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। मैंने नैताली की तरफ माफी भरी नजर से देखा और कहा, सॉरी, मुझे ये कॉल उठानी पड़ेगी। मैंने फोन उठाया। प्रोफेसर शॉ, मैं जिम्मी बोल रहा हूँ। अस्याता। प्रोफेसर शॉ फेयरमोंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में वह देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में गिने जाते थे। इस समय वह फेयरमोंट यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में रिसर्च डिवीजन की देखरेख कर रहे थे। पिछले 3 सालों में क्लासिफाइड रिसर्च कॉम्प्लेक्स में काम करते हुए मैंने देश भर के कई बड़े रिसर्चर्स और अलग अलग फील्ड्स के प्रोफेसर्स का सम्मान और भरोसा जीत लिया था। इसी दौरान मेरी काफी बड़ी एकेडमिक नेटवर्क भी बन गई थी। फोन के दूसरी तरफ से एक खुशमिजाज अधेड़ उम्र की आवाज आई। चीफ इंजीनियर हेज, मुझे बहुत अफसोस है। हमारा प्लान था कि मैं खुद स्कूल गेट पर आकर आपका स्वागत करूं, लेकिन ऊपर वाले प्रोजेक्ट में आखिरी समय पर एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और उन्हें तुरंत मेरी जरूरत पड़ गई। मैं अभी फेयरमोंट में नहीं हूँ, इसके लिए सच में माफी चाहता हूँ। मैंने शांत स्वर में कहा, प्रोजेक्ट सबसे पहले आता है, उसकी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मेरा चेक इन भी लगभग हो गया है। प्रोफेसर शॉ ने फिर हैरानी से कहा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आपकी रिसर्च लेवल तो कई डॉक्टरल स्टूडेंट्स से भी कहीं आगे है, फिर आपने अचानक कॉलेज स्टूडेंट बनने का फैसला क्यों किया? चीफ इंजीनियर हेज, मेरी तरफ से वही ऑफर आज भी कायम है। जिस दिन आप अपना मन बदलेंगे, मैं उसी दिन पेपर वर्क शुरू कर दूंगा और आपको फेयरमोंट का ऑनरी प्रोफेसर बना दूंगा। अगर आप पढ़ाना चाहें तो हम आपके लिए अलग से पूरा प्रोग्राम तैयार कर देंगे। मैं गारंटी देता हूं कि हमारा पैकेज रिवरॉटन यूनिवर्सिटी से भी बेहतर होगा। रिसर्च कॉम्प्लेक्स में रहते हुए लगभग हर यूनिवर्सिटी के डीन मुझे अपने यहाँ लाना चाहते थे, लेकिन उस समय मेरा पूरा ध्यान लिथोग्राफी सिस्टम को सफल बनाने पर था, इसलिए किसी ने भी मुझ पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। अब जबकि वह प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था, मेरी अचीवमेंट्स अकेले ही मुझे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस तक पहुंचा सकती थी। इतनी कम उम्र का एकेडमिकियन किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होता। प्रोफेसर शॉ हंसते हुए बोले, अब जब आप फेयरमोंट आ ही गए हैं तो हम आपको अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, उस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। मेरा चेक इन लगभग पूरा होने वाला है और आप भी अभी बिजी हैं, इसलिए मैं फोन रखता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, पहले आराम से चेक इन कर लीजिए। मैं अभी कैंपस में नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो सीधे मुझे कॉल कीजिए। मैंने जवाब दिया, जरूर, जैसे ही आप फेयरमोंट वापस आएंगे मैं आपसे मिलने आऊंगा। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। तब तक हम चेक इन एरिया तक पहुंच चुके थे। नैताली ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन जो सोफिया अभी कुछ देर पहले वेलकम डेस्क पर बैठी थी वह वहां नहीं थी। वह जल्दी से दूसरे वॉलंटियर्स के पास गई और पूछा, सोफिया कहाँ गई? उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कैंपस क्वीन ने कहा कि आज बहुत गर्मी है और हम सब पूरे दिन से काम कर रहे हैं, इसलिए वह हम सबको मिल्क टी पिला रही है, वही लेने गई है। यह सुनकर नैताली ने निराश होकर मेरी तरफ देखा और बोली, सॉरी फ्रेशमैन, सोफिया अभी बाहर गई है, लगता है आज तुम उससे नहीं मिल पाओगे। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी बहुत समय है। नैताली ने पूछा, वैसे तुम किस क्लास में हो? मैंने जवाब दिया, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, फ्रेशमैन क्लास 1। ये सुनते ही वह मुस्कुरा उठी, तो फिर सब ठीक है, मैं और सोफिया दोनों तुम्हारी फ्रेशमैन क्लास 1 के असिस्टेंट एडवाइजर्स हैं। कल क्लास मीट एंड ग्रीट में तुम उससे मिल ही जाओगे। फिलहाल पहले जाकर अपना चेक इन पूरा कर लो। मैंने सिर हिलाया और चेक इन डेस्क की तरफ बढ़ गया। वहां स्टाफ ने मेरा एडमिशन लेटर वेरीफाई किया, फिर फ्रेशमैन लिस्ट में मेरा नाम ढूंढा। सिग्नेचर करने के बाद मुझे डॉर्म की और स्टूडेंट आईडी दे दी गई। तभी एक सीनियर स्टूडेंट मेरे पास आया और बोला, सब काम हो गया, चलो मैं तुम्हें डॉर्म तक छोड़ देता हूँ। पहले सामान रख देना, फिर डॉर्म ऑफिस से बेडिंग ले लेना, वहाँ बेसिक सप्लाईज भी मिल जाएंगी। मैंने धन्यवाद कहा और उसके साथ मेंस डॉर्म की तरफ चल पड़ा। मेरे जाने के कुछ ही देर बाद सोफिया वापस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के चेक इन एरिया में पहुंची। उसे देखते ही नैताली उत्साह से उसके पास दौड़ी और बोली, सोफिया तुम्हारी टाइमिंग कितनी खराब थी। अभी अभी हमारे डिपार्टमेंट में एक ऐसा फ्रेशमैन आया था जो बेहद हैंडसम और बहुत क्लासी था। उसने कहा कि वो भी तुम्हारे ही हाई स्कूल से है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि वो सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ आया है।
सोफिया ने बेबस होकर मुस्कुराते हुए कहा। बस करो नैटली, मैं डेटिंग करने के बारे में सोच भी नहीं रही। नैटली ने तुरंत जवाब दिया, मैंने कब कहा कि तुम्हें उससे डेट करना है? वो तुम्हारे होम टाउन का जूनियर है, कम से कम उसका थोड़ा ध्यान तो रख सकती हो। वैसे भी वो क्लास 1 में है, कल ओरिएंटेशन में मिल ही जाएगा। उसका नाम जिम्मी हेज है। क्या ये नाम तुम्हें कुछ याद दिलाता है? जैसे ही नैटली ने मेरा नाम लिया, सोफिया का दिल मानो एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। उसकी आवाज कांपने लगी। तुमने अभी क्या नाम कहा? नैटली ने दोहराया। जिम्मी हेज। क्यों? सोफिया ने निराश होकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। कुछ नहीं। वो किस तरफ गया? नैताली ने उसी दिशा की ओर इशारा किया जहां मैं गया था। सोफिया ने उधर देखा तो उसी समय मैं और वह सीनियर एक मोड़ मुड़कर गली में गायब हो रहे थे। बस एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसने उसी लड़के की परछाई देख ली हो, लेकिन अगले ही पल उसने खुद ही सिर हिलाया। नहीं, ये नामुमकिन है। शायद सिर्फ नाम एक जैसा होगा। 3 साल पहले की वही गर्मियों की यादें उसके सामने फिर ताजा हो गईं। हमारी भयंकर लड़ाई हुई थी और गुस्से में उसने कहा था कि अब वह मुझसे कभी बात नहीं करेगी। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ, उसने मुझे मैसेज भेजा। मगर उसी दिन के बाद मैं उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गया। किसी स्टूडेंट या टीचर को नहीं पता था कि मैं कहाँ गया। मेरा परिवार भी घर छोड़ चुका था। यहाँ तक कि जब उसने पुलिस की मदद ली तब भी मेरी सारी आईडी रिकॉर्ड्स मिट चुकी थीं। उसी दिन सोफिया ने मान लिया था कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। 3 साल तक उसने इसी सच को अपने दिल में बसाए रखा। इसलिए अभी जो परछाई उसने देखी थी वह मैं नहीं हो सकता था। ज्यादा से ज्यादा कोई ऐसा इंसान होगा जिसका नाम भी जिम्मी हेज हो और जिसकी पीठ मेरी जैसी दिखती हो। आखिरकार सोफिया ने कांपते हुए खुद को रोक लिया और मेरे पीछे दौड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उधर वह सीनियर मुझे डॉर्म बिल्डिंग तक छोड़कर चला गया। मैंने अपनी की पर लिखा रूम नंबर देखा, दरवाजा खोला और पहली बार अपने कॉलेज डॉर्म में कदम रखा। थोड़ी ही देर बाद बाकी 3 रूममेट्स भी आ गए। हम चारों ने उम्र के हिसाब से अपना ऑनर तय किया। मार्कस सबसे बड़ा निकला, डैनियल दूसरे नंबर पर था, मैं तीसरे नंबर पर और ओवेन सबसे छोटा। ओवेन मुस्कुराकर बोला, हर रोज ऐसा मौका नहीं मिलता कि अलग अलग जगहों से आए लोग एक ही रूम में रहें। मैं फेयरमाउंट का ही रहने वाला हूँ, इसलिए यहाँ की सारी जगहें जानता हूँ। आज रात का डिनर मेरी तरफ से, कैसा रहेगा? मार्कस ने तुरंत हाथ हिलाकर मना कर दिया। ट्रीट देने की जरूरत नहीं, हम सब बराबर शेयर करेंगे, लेकिन जगह तुम ही चुनना, क्योंकि शहर तुम सबसे अच्छे से जानते हो। मैं और ओवेन दोनों मुस्कुराकर सहमत हो गए। तभी ओवेन के फोन में नोटिफिकेशन की आवाज आ रही। उसने मैसेज पढ़ा और फोन हमारी तरफ बढ़ाते हुए बोला, गाइस क्या तुम लोग क्लास ग्रुप चैट में हो? एडवाइजर ने अभी ग्रुप बनाया है, इसमें लिखा है कि हमारी असिस्टेंट एडवाइजर सोफिया बेनेट है। सोफिया कौन है? ये तो सब जानते ही हो ना? मार्कस सबसे पहले उछल पड़ा। क्या सीरियसली? फेयरमाउंट की कैंपस ब्यूटी सोफिया हमारी असिस्टेंट एडवाइजर है? मैंने हल्का सा भौं उठाई। मैंने पहले भी सोफिया के बारे में जानकारी जुटाई थी और पता था कि वह फेयरमाउंट में बहुत पॉपुलर है, लेकिन इतनी ज्यादा मशहूर होगी इसका अंदाजा नहीं था। तभी डैनियल ग्रुप चैट पढ़ते हुए बोला, क्या अफसोस की बात है, फेयरमाउंट की नंबर 1 कैंपस ब्यूटी सोफिया आज भी उस एक्स को नहीं भुला पाई है। अर्थात इसकी 3 साल पहले मौत हो गई थी। डैनियल ने अफसोस भरे अंदाज में कहा, वरना अगर सोफिया हमारी असिस्टेंट एडवाइजर न होती तो मैं तो जरूर उसे प्रपोज करने की कोशिश करता। उसकी बात सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा और पूछा, 3 साल पहले वाला एक्स क्या सोफिया का सच में कोई बॉयफ्रेंड था? डैनियल की आंखें चमक उठी, उसे जैसे गॉसिप सुनाने का मौका मिल गया हो। वह बोला, जो मैंने सुना है उसके मुताबिक सोफिया का एक्स उसके हाई स्कूल के पहले साल में उसका डेस्कमेट था, लेकिन बाद में किसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। सच में बहुत दुख की बात है। अगर दोनों का ब्रेकअप हुआ होता तो बात अलग थी, लेकिन जब इंसान ही इस दुनिया में नहीं रहा तो उसे भुलाना आसान नहीं होता। शायद सोफिया पूरी जिंदगी अपने उस हाई स्कूल वाले एक्स को नहीं भूल पाएगी। उसकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह जड़ हो गया। हाई स्कूल के पहले साल का उसका डेस्कमेट, वो तो मैं ही था, लेकिन मैं उसका एक्स कब बन गया? मैं मानता हूँ कि उस समय मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स थी, लेकिन उनसे पहले कि मैं कभी अपने दिल की बात कह पाता, मुझे अचानक उस क्लासिफाइड रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए ले जाया गया था। आखिर मेरे गायब होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि सबने मुझे सोफिया का एक्स बॉयफ्रेंड मान लिया? नहीं, मुझे खुद सोफिया से ये बात पूछनी होगी। यही सोचकर मैं अचानक अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। बाकी तीनों रूममेट्स एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। मार्कस ने पूछा, थर्ड अचानक कहाँ जा रहे हो? मैंने तुरंत बहाना बनाया। याद आया कि मुझे अभी कुछ और जरूरी सामान लेना है, कैंपस के पास वाली स्टोर तक जा रहा हूँ। मैं उन्हें ये तो नहीं बता सकता था कि मैं वही इंसान हूँ जिसे सब सोफिया का मरा हुआ एक्स बॉयफ्रेंड समझ रहे थे। ओवेन भी उठ खड़ा हुआ। वैसे स्कूल से मिला सामान भी पूरा नहीं है, मुझे भी कुछ चीजें लेनी है, चलो साथ चलते हैं। डैनियल ने भी कहा, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी शॉपिंग करनी है। मार्कस मुस्कुराया, तो फिर सब साथ चलते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, 3 साल बीत चुके हैं, अगर सोफिया से मिलने में 1 दिन और लग जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रेशमैन चेक इन दोपहर में शुरू हुआ था। हम चारों कैंपस के पास की दुकानों में गए, डॉर्म के लिए जरूरी सारा सामान खरीदा और वापस लौटकर सब कुछ कमरे में रख दिया। जब तक सब
काम खत्म हुआ शाम के 7 बज चुके थे। नहाकर और तैयार होने के बाद डैनियल ने हमारी तरफ देखा और बोला, गाइस टाइमिंग एकदम परफेक्ट है, चलो आसपास घूमते हैं और कहीं लेट नाइट कुछ अच्छा खाते हैं। मार्कस ने कहा, साउंड्स गुड, बस पहले मैं अपने बाल सुखा लूं। फिर डैनियल हंसते हुए बोला, और सुन लो, फेयरमोंट के बारे में चाहे जो भी कहो, लेकिन यहाँ रिवर्टन से कहीं ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं। अगर आज अच्छे से तैयार होकर गए तो शायद किसी की नजर तुम पर पड़ जाए। इतना सुनते ही मार्कस की आंखें चमक उठी। भाई ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। ओवेन भी तुरंत उत्साहित हो गया। सेकंड, मुझे बाल सेट करना नहीं आता, मेरे भी स्टाइल कर देना। मैं उनकी हरकतें देखकर मुस्कुरा दिया। शायद यही असली कॉलेज लाइफ और जवानी का मजा होता है। तो मैंने फोन की काली स्क्रीन में अपना चेहरा देखा, अब भी उतना ही हैंडसम था। कोई टेंशन नहीं। उधर विमेंस डॉर्म में नैताली सोफिया के पास आई और बोली, सोफिया आज रात क्या खाएंगे? सोफिया ने सहजता से जवाब दिया, चलो डाइनिंग हॉल चलते हैं, नीचे जो नया डिश आया है ब्राइड पॉक विद टोफू स्किन, वो काफी अच्छा है। नैताली ने तुरंत मुंह बनाया, अरे आज तो सेमेस्टर का पहला दिन है, हम पूरे दिन काम करते रहे। चलो लैंटर्न रो चलते हैं, वहाँ कुछ अच्छा खाएंगे और लौटते समय थोड़ा फ्रूट भी ले लेंगे। सोफिया ने आंखें घुमाई, मुस्कुराकर बोली, तुम्हें बस नए फ्रेशमैन को देखने का बहाना चाहिए। फिर उसने अपनी बाकी दोनों रूममेट्स की तरफ देखा, तुम दोनों चलोगी? दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। सोफिया ने नैताली की तरफ देखकर कहा, पूरी समर वेकेशन के बाद हम चारों साथ में कहीं जा रहे हैं, चलो फिर। कुछ ही देर बाद रूम 319 के हम चारों लड़के पूरी तरह तैयार होकर मेंस डॉर्म से निकले और सीधे लैंटर्न रो की तरफ चल पड़े। लगभग उसी समय सोफिया और उसकी तीनों रूममेट्स भी विमेंस डॉर्म से निकलकर लैंटर्न रो पहुंच गईं। रास्ते में डैनियल ने दोनों हाथ जेब में डालते हुए कहा, गाइस लैंटर्न रो फेयरमोंट की सबसे फेमस फूड स्ट्रीट है, यहाँ की लगभग हर बारबेक्यू शॉप बढ़िया है, अब तुम लोग ही डिसाइड करो कहाँ खाना है। मार्कस और ओवेन ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ मुड़कर बोले, थर्ड तुम बताओ। मैंने आसपास की बारबेक्यू शॉप्स पर एक नजर डाली और सबसे पास वाली दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहीं चलते हैं। डैनियल तुरंत आगे बढ़ गया, चलो गाइस जल्दी आओ। उधर नैताली ने सोफिया का हाथ पकड़ रखा था। उसने चारों तरफ नजर घुमाई और बाकी दोनों लड़कियों से पूछा, तो गर्ल्स कहाँ खाना है? दोनों ने एक साथ कहा, कहीं भी चलेगा। तब नैताली ने सोफिया की तरफ देखा। सोफिया ने भी यूं ही सिर उठाकर आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर अचानक कांप उठा। एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट के बाहर मैं मार्कस, डैनियल और ओवेन के साथ खड़ा था। अगले ही पल हम चारों अंदर चले गए। उधर सोफिया की दुनिया जैसे अचानक थम गई। वह उसी रेस्टोरेंट के दरवाजे को घूरती रह गई जहां मैं अभी अभी अंदर गया था। उसकी सांसें अटक गई थीं और उसका शरीर जैसे हिलना ही भूल गया था। इस बार उसने सिर्फ किसी की परछाई नहीं देखी थी, उसे सच में लगा कि उसने ऐसे लड़के को देखा है जो जिम्मी से लगभग हूबहू मिलता है। उस एक पल में सोफिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांस ही रुक गई हो। नैटली ने उसका हाथ हिलाया और पूछा, सोफिया क्या हुआ, कहाँ खो गई? तब जाकर सोफिया को होश आया। उसने धीरे से उनकी तरफ देखा और बोली, चलो बारबेक्यू खाते हैं, समर में बारबेक्यू और कोल्ड ड्रिंक्स से बेहतर कुछ नहीं होता। बाकी लड़कियों ने भी तुरंत हामी भर दी। सोफिया उन्हें लेकर उसी बारबेक्यू रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ी जहां मैं गया था। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। क्या सच में दुनिया में दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिख सकते हैं, या फिर 3 साल से मरा हुआ उसका दिल अचानक फिर से धड़कने लगा था? चाहे ये झूठी उम्मीद हो या सिर्फ उसका भ्रम, लेकिन उसे उस लड़के से मिलना ही था जो उसकी यादों वाले जिम्मी जैसा दिखता था। उधर डैनियल ने एक प्राइवेट रूम ले लिया था और हम सब अंदर बैठ गए। मैंने मेन्यू पर एक नजर डाली और कहा, मैं पहले रेस्ट रूम होकर आता हूँ, तुम लोग जो खाना हो ऑर्डर कर देना। इतना कहकर मैं बाहर निकल गया। उसी समय सोफिया, नैताली और बाकी दोनों रूममेट्स भी रेस्टोरेंट के अंदर आ गईं। उन्होंने एक कोने वाली टेबल चुन ली। मेनू मंगाने के बाद सोफिया ने कहा, तुम लोग जो चाहो ऑर्डर कर लो, मुझे लगता है मैंने किसी पहचान वाले को देखा है, मैं उसे ढूंढ कर आती हूँ। नैताली ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, कौन? कोई हैंडसम लड़का? सोफिया ने हल्का सा मुस्कुराकर बात टाल दी, बस तुम लोग ऑर्डर करो। वह पूरे रेस्टोरेंट में नजरें दौड़ाने लगी। जहां भी देखती सिर्फ अजनबी चेहरे दिखाई देते। उसके चेहरे पर साफ निराशा झलकने लगी। उसने गहरी सांस ली और एक एक करके हर प्राइवेट रूम का दरवाजा खोलना शुरू कर दिया। हर बार जब उसे वह जाना पहचाना चेहरा नहीं मिलता तो वह उदास होकर वापस बाहर निकल आती। आखिरकार उसने डैनियल वाले प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला। अंदर बैठे डैनियल, मार्कस और ओवेन उसे देखकर एकदम चौंक गए। हाय सोफिया, डैनियल ने मुस्कुराकर कहा। सोफिया ने भी हल्की सी झिझक भरी मुस्कान दी। तभी उसकी नजर वहां रखी 4 प्लेट्स और 4 सेट्स ऑफ कटलरी पर पड़ी। वह हैरानी से बोली, तुम लोगों के साथ कोई और भी है? डैनियल ने जवाब दिया, हाँ, हमारा 3rd रूममेट, वो रेस्ट रूम गया है। सोफिया ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, मुझे लगा मैं किसी पहचान वाले को देख रही हूँ, लगता है रूम गलत था। इतना कहकर वह जल्दी से बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी उसकी नजर सामने खड़े एक लड़के की पीठ पर पड़ी। उसने सफेद टी-शर्ट पहन रखी थी। उसी पल सोफिया का दिल फिर जोरों से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। कांपते हुए हाथ से उसने उसके कंधे पर हल्की सी थपकी दी। वह लड़का तुरंत पलटा। सोफिया को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। सोफिया, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था? सोफिया का चेहरा पल
पल भर में जम गया। सामने जिम्मी नहीं बल्कि कोई और लड़का था। उसने तुरंत नजरें झुका लीं और बार बार माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, मैंने तुम्हें किसी और समझ लिया, मुझे सच में बहुत अफसोस है। इतना कहकर वह वापस अपनी टेबल पर लौट आई। उसके चेहरे पर गहरी मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। नैताली ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। सोफिया ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, आज सेमेस्टर का पहला बारबेक्यू है, चलो चीयर्स। उसने अपना ग्लास पूरा भर लिया और बिना रुके एक ही सांस में पूरा पी गई। उधर मैं रेस्टरूम से वापस निकला। मैंने डाइनिंग एरिया की तरफ एक बार भी नहीं देखा और सीधे अपने प्राइवेट रूम में लौट आया। तब तक टेबल पर तरह तरह के बारबेक्यू और बर्फ जैसी ठंडी ड्रिंक्स सज चुकी थी। मुझे देखते ही मार्कस, ओवेन और डैनियल मुस्कुरा उठे। मार्कस ने हंसते हुए कहा, थर्ड, इतनी देर कहाँ लगा दी? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो चीयर्स। अलग अलग जगहों से आए 4 लड़कों का एक ही रूम में मिलना भी किसी किस्मत से कम नहीं। मैं भी बिना झिझक बैठ गया और अपना ग्लास उठा लिया। करीब आधे घंटे बाद जब हम सब पेट भरकर खा पी चुके थे, डैनियल ने मुस्कुराते हुए फिर अपना ग्लास उठाया। गाइस, सोफिया बेनेट भी इसी रेस्टोरेंट में खाना खा रही है, क्यों न चलकर उसे टोस्ट करें। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान वही हमारी असिस्टेंट एडवाइजर रहने वाली है। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, वैसे जब वो यहाँ आई थी तब तुम रेस्ट रूम में थे, शायद गलती से हमारा रूम खोल दिया था और तुरंत चली गई। मैं थोड़ी देर पहले रेस्ट रूम गया था, तब भी वो अपनी रूममेट्स के साथ बैठकर ड्रिंक्स पी रही थी। मार्कस ने भी सिर हिलाया। हाँ, मैंने भी उसे देखा। मानना पड़ेगा, सोफिया सच में फेयरमाउंट की सबसे खूबसूरत कैंपस क्वीन है। वो सच में ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पी सकती थी। मैं हल्का सा भौहें सिकोड़कर सोचने लगा। ड्रिंकिंग, मुझे याद था कि सोफिया पहले कभी इस तरह शराब को हाथ तक नहीं लगाती थी। तभी अचानक कुर्सी के फर्श पर घिसटने की आवाज आई। मैं तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया। बाकी सबने हैरानी से मेरी तरफ देखा। थर्ड, कहाँ जा रहे हो? मैंने शांत स्वर में कहा, अभी आता हूँ, तुम लोग कंटिन्यू करो। इतना कहकर मैं प्राइवेट रूम से बाहर निकला और डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। मेरी नजर तुरंत सोफिया पर पड़ी, जो अभी भी लगातार ग्लास पर ग्लास खाली किए जा रही थी। नैताली और उसकी बाकी 2 रूममेट्स घबराकर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। सोफिया, बस करो, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। लेकिन सोफिया की आंखें पूरी तरह धुंधली हो चुकी थीं। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने फिर से अपना ग्लास उठाया और उसका चेहरा शराब की वजह से पूरी तरह लाल पड़ चुका था। मैं ठीक हूँ, बस आखिरी ग्लास, उसके बाद नहीं पीऊंगी। तभी अचानक उसके सामने एक चेहरा आकर रुक गया। वही चेहरा जिसे उसने पिछले कई सालों से अपने सपनों में देखा था। उसकी नजर धुंधली थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वो मैं ही था। मैंने बिना कुछ कहे उसके हाथ से ग्लास लिया और एक ही सांस में पूरा खाली कर दिया। बस, अब और नहीं। नैताली मुझे देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। ओह, तुम फ्रेशमैन? हाय, मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। इसने कितनी पी है? नैताली ने जमीन पर पड़ी 7-8 खाली बॉटल्स की तरफ इशारा किया। हमारी कैंपस क्वीन ने ये सारी अकेले खत्म कर दी हैं। ये पूरी तरह नशे में है। सोफिया ने धीरे धीरे अपनी लाल हुई आंखें उठाईं। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो जोर से चिल्लाई, मैं नशे में नहीं हूँ। जिम्मी, क्या ये सच में तुम हो? जिम्मी, तुम आखिर वापस आ गए। इतना कहते ही उसने दोनों बाहों से मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं प्रॉमिस करती हूँ, अब कभी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। बस दोबारा कभी मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज। मेरे चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। मैंने बहुत धीरे से उसके कांपते कंधे पर हाथ फेरा और नैताली की तरफ मुड़कर पूछा, तुम लोग किस डॉर्म में रहते हो? मैं इसे वापस छोड़ देता हूँ। नैताली कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई, फिर उसके चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिखाई देने लगी। हाँ प्लीज, हम लोग इसे उठा नहीं पा रहे थे, अगर तुम हेल्प कर दो तो बहुत अच्छा होगा। मैंने सिर हिलाया। कोई बात नहीं। मैंने अपनी एक बांह सोफिया की कमर के चारों ओर रखी और बड़ी आसानी से उसे कुर्सी से उठाकर अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। फिर मैं उसे संभालते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। उसी समय मार्कस और बाकी लड़के प्राइवेट रूम से झांक कर बाहर देखने लगे। मुझे सोफिया को अपनी बाहों में उठाकर ले जाते देख वो सब पूरी तरह स्तब्ध रह गए। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि किसी को समझ ही नहीं आया। अभी कुछ देर पहले तक वो लोग ये सोच रहे थे कि सोफिया के पास जाकर टोस्ट करें या नहीं, और इधर मैं उसे सीधे उठाकर बाहर ले आया। आखिर ये सब हो क्या रहा था? सोफिया की बाकी दोनों रूममेट्स भी उतनी ही हैरान थीं। कॉलेज के पहले साल से लेकर अब तक न जाने कितने अमीर घरानों के लड़के, लग्जरी कार्स वाले हीयर्स और सक्सेसफुल यंग एंटरप्रेन्योर्स ने सोफिया को डेट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने बिना किसी एक्सेप्शन के हर किसी को मना कर दिया था। कैंपस का कोई भी लड़का उसकी नजरों में नहीं था। फिर आखिर ऐसा क्या था कि उसने इस फ्रेशमैन को देखते ही खुद को उसकी बाहों में डाल दिया? नैताली भी अंदर ही अंदर हैरान थी। उसने जितना देखा था उससे साफ लग रहा था कि इन दोनों के बीच कोई बहुत गहरी कहानी छिपी हुई है। लेकिन उसकी जानकारी में सोफिया की जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़का था, उसका बॉयफ्रेंड, जिसकी 3 साल पहले मौत हो चुकी थी। उसके मन में अचानक एक डरावना ख्याल आया। क्या जिम्मी? ये सोचते ही उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या सच में वो वापस आ गया था? लेकिन उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। वो तुरंत काउंटर पर गई, बिल पे किया और अपनी बाकी दोनों रूममेट्स के साथ जल्दी जल्दी हमारे पीछे बाहर आ गई। रेस्टोरेंट के बाहर फेयरमाउंट यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स सड़क पर मौजूद थे।
जैसे ही मैं सोफिया को अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकला, लगभग सबकी नजरें हमारी तरफ घूम गईं। कुछ लड़कियां उत्साह से चिल्लाईं, देखो वो उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाकर ले जा रहा है, क्या ये किसी रोमांस शो की शूटिंग चल रही है? दूसरी लड़की ने शर्माते हुए कहा, वो कितना हैंडसम है और उसकी लेग्स, काश उसकी बाहों में मैं होती। लड़कियां अपने मुंह पर हाथ रखकर एक्साइटमेंट छिपाने की कोशिश कर रही थीं। तभी कुछ तेज नजर वाले लड़कों ने मेरी बाहों में मौजूद सोफिया को पहचान लिया। अरे ये और सोफिया बेनेट है। अरे भाई मेरी गॉडेस को नीचे उतार, मैं उसे लेकर जाऊंगा। इस पूरे शोर के बीच सोफिया ने धीरे धीरे अपनी धुंधली आंखें खोली। उसका चेहरा मेरी आंखों से बस कुछ इंच दूर था। उसने अपनी दोनों बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर और कसकर लपेट ली और बिल्कुल सोफिया की तरह मुझसे चिपक गई। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं जब उसने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाकर कहा, जिम्मी क्या सच में तुम हो? तुम आखिर वापस आ गए। प्रॉमिस करो अब कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ठीक है, मैं कसम खाती हूँ अब कभी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। मैंने बेबस मुस्कान के साथ नीचे उसकी तरफ देखा। मेरी आंखें प्यार से भरी हुई थी। मैंने नरम आवाज में कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, ठीक है? ये सुनते ही सोफिया के चेहरे पर तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। वो बिल्कुल किसी जिद्दी बच्चे की तरह मीठे अंदाज में बोली, तुमने प्रॉमिस किया है, अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। जिसने भी दोबारा बिना कुछ बताए गायब हुआ वो पप्पी होगा। प्रॉमिस? मैंने मुस्कुराकर कहा, प्रॉमिस। जो भी फिर से गायब होगा वो पप्पी होगा। ये सुनते ही सोफिया आखिरकार शांत हो गई। वो मेरी बाहों में सिमटकर आराम से लेट गई और कुछ ही पलों में गहरी नींद में चली गई। मैंने बगल में चल रही नैताली की तरफ देखा और पूछा, क्या ये हमेशा शराब पीने के बाद ऐसी ही हो जाती है? नैताली ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं बिल्कुल नहीं। हमारा डॉर्म कभी कभी साथ में ड्रिंक्स के लिए जाता है, लेकिन सोफिया हमेशा अपनी लिमिट जानती है। वो कभी नशे में नहीं होती। सच कहूं तो आज पहली बार हमने उसे इस हालत में देखा है। किसे पता था कि जो लड़की हमेशा इतनी अलफ रहती है वो कुछ ड्रिंक्स के बाद बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी बन जाएगी। उसकी बाकी दोनों रूममेट्स ने भी सिर हिलाकर हामी भरी और मैं भी चुपचाप सहमत हो गया। कुछ देर बाद मेरी नजर उन तीनों लड़कियों पर गई। तीनों अपने फोन्स उठाकर हमारी तरफ किए हुए थीं। मैंने भौं उठाकर पूछा, तुम लोग हमारी रिकॉर्डिंग कर रही हो? नैताली एक पल के लिए झेंप गई, फिर अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, बस एक खूबसूरत याद संभाल रहे हैं। हम सिर्फ ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि सोफिया नशे में कैसी लगती है। कल उसे दिखाएंगे ताकि उसे याद रहे कि आज रात क्या हुआ था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि मैं रिकॉर्डिंग में अच्छा दिखूं। नैटली हंस पड़ी। पक्का। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद नैटली ने जिज्ञासा से मेरी तरफ देखा। हे फ्रेशमैन, क्या तुम वही एक्स बॉयफ्रेंड हो जिसके बारे में सोफिया कहती है कि 3 साल पहले उसकी मौत हो गई थी? मैंने कुछ सेकंड सोचकर जवाब दिया, अगर कहीं कोई गलतफहमी नहीं है तो शायद वो मैं ही हूँ। मेरी बात सुनते ही तीनों लड़कियां पूरी तरह उलझन में पड़ गईं। नैटली कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने उसकी बात बीच में काट दी और अपनी बाहों में सोई हुई सोफिया की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कहना चाहती हो कि उसने सबको बताया कि मेरी 3 साल पहले मौत हो गई थी? मैंने गहरी सांस ली। सच कहूं तो मैं भी जानना चाहता हूं कि उसे ऐसा क्यों लगता है। नैताली हमें विमेंस डॉर्म तक लेकर गई। वहां पहुंचकर मैंने बहुत सावधानी से सोफिया को नीचे उतारा। फिर नैताली और उसकी रूममेट्स की तरफ देखकर कहा, लेडीज आज रात इसका ख्याल रखना प्लीज। नैताली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नो प्रॉब्लम। तीनों ने मिलकर सोफिया को सहारा दिया और धीरे धीरे उसे डॉर्म के अंदर ले गईं। मैं वहीं खड़ा रहा जब तक वो मेरी नजरों से ओंझल नहीं हो गई। उसके बाद मैं वापस रेस्टोरेंट की तरफ लौट गया। जब मैं प्राइवेट रूम में पहुंचा तब भी मार्कस, ओवेन और डैनियल वहीं बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर गया तीनों एक साथ खड़े हो गए। एक ने तुरंत मेरी कुर्सी खींच दी, दूसरे ने मेज पर मेरे लिए जगह साफ की और तीसरे ने गरम गरम स्केवर्स और एक ड्रिंक मेरे सामने रख दिया। मुझे कुर्सी पर बैठाने के बाद तीनों फिर एक लाइन में बैठ गए और ऐसे घूरने लगे जैसे कोई इंटरोगेशन शुरू होने वाला हो। मार्कस सबसे पहले बोला, थर्ड अब बोल भी, आखिर चल क्या रहा है? कॉलेज का पहला ही दिन है और बिना कुछ बोले तुमने फेयरमाउंट की सबसे खूबसूरत लड़की को अपने साथ कर लिया। मैंने बेबस होकर उनकी तरफ देखा। ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को हाई स्कूल से जानते हैं। तुम लोगों ने कहा था कि वो बाहर है तो मैं बस उससे मिलने चला गया। वो नशे में थी इसलिए उसे उसके डॉर्म तक छोड़ आया। मार्कस ने आंखें घुमाई। ये बात कहते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? थर्ड, हम अंधे नहीं हैं। क्या तुम हर नॉर्मल फ्रेंड को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर घर छोड़ते हो? और उसकी रूममेट्स वहां सिर्फ डेकोरेशन बनी हुई थी क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है, सोफिया खुद भागकर तुम्हारी बाहों में आई थी। तभी ओवेन की आंखें चमक उठी। थर्ड, कहीं तुम वही एक्स तो नहीं हो? वही जो सोफिया कहती है कि 3 साल पहले मर गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 साल पहले तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ, तुमने उसका दिल बुरी तरह तोड़ दिया और प्यार नफरत में बदल गया, इसलिए वो सबको कहती फिरती है कि तुम मर चुके हो? फेयरमाउंट के डॉर्म में मार्कस, ओवेन और डैनियल तीनों मुझे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। मार्कस ने उत्साह से कहा, अब समझ आया। थर्ड, तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया था, है ना? पहले उसका इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया, इसलिए वो सबको कहती है कि तुम मर चुके हो। डैनियल ने लंबी सांस छोड़ी। अगर सच में ऐसा है तो अगले 2 हफ्तों की मिलिट्री ट्रेनिंग में हमारी तो खैर नहीं। फेयरमाउंट की कैंपस क्वीन हमारी असिस्टेंट एडवाइजर बनने वाली है।
वो हमारी जिंदगी मुश्किल बना देगी। ओवेन ने चिंतित होकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें ये मामला जल्द से जल्द सुलझाना होगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हंसूं या रोऊं। मैंने सिर पकड़ते हुए कहा, बस करो, बेकार की कहानियां मत बनाओ। मैंने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, और सबसे बड़ी बात, हम दोनों कभी कपल थे ही नहीं। जहां तक मुझे याद है, उसने पूरे हाई स्कूल में कभी किसी को डेट भी नहीं किया। डैनियल अचानक समझते हुए बोला, ओह, तो मतलब वो एक्स बॉयफ्रेंड जो 3 साल पहले मर गया था, वो पूरी तरह सोफिया की बनाई हुई कहानी थी। उसने फेक एक्स का बहाना बनाकर बाकी लड़कों को अपने से दूर रखा। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। तो क्या इसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी चांस है? मार्कस ने तुरंत उसकी तरफ घूरते हुए कहा, चुप हो जा, सपने देखना बंद कर। मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है कि थर्ड और हमारी कैंपस क्वीन के बीच मामला इतना आसान नहीं है। इन दोनों के बीच जरूर कोई छुपी हुई कहानी है। अगले ही पल तीनों लड़कों की नजर फिर से जिम्मी पर टिक गई। मार्कस ने दोनों हाथ जोड़ लिए और उम्मीद भरी आंखों से बोला, ब्रो, अब तो सच बताई दे, आखिर मामला क्या है? मैंने गहरी सांस ली और उनकी तरफ देखते हुए कहा, सच कह रहा हूँ, हम दोनों ने कभी एक दूसरे को डेट नहीं किया और मैंने उसे कभी छोड़ा भी नहीं। हम सिर्फ क्लासमेट्स थे। मार्कस ने तुरंत अगला सवाल दाग दिया, तो क्या तुमने उसे कभी पसंद ही नहीं किया? उसका सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए पूरी तरह खामोश हो गया। उसी समय देश की उत्तरी सीमा पर बने एक बड़े एरोस्पेस इंजन रिसर्च बेस के कॉन्फ्रेंस रूम में माहौल बेहद गंभीर था। करीब 70 साल के एक बुजुर्ग, जिनके पूरे सिर पर सफेद बाल थे, लैब कोट पहने हुए सामने रखे टॉप सीक्रेट ब्लूप्रिंट्स के ढेर को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ये वही प्रोफेसर शॉ थे जिनसे मेरी कुछ समय पहले बात हुई थी। कॉन्फ्रेंस रूम के सामने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के वाइस प्रेसिडेंट चार्ल्स वॉर्ड खड़े थे। उन्होंने नीचे बैठे सभी रिसर्चर्स की तरफ गंभीर नजर से देखा और सख्त आवाज में कहा, इस फेल्ड टेस्ट फ्लाइट के बारे में किसी के पास कोई राय है? क्या हमें आखिर समस्या मिल गई? एक रिसर्चर खड़ा हुआ और बोला, रिजल्ट्स आ चुके हैं, कई समस्याएं सामने आई हैं। सबसे पहली, टरबाइन ब्लेड्स की प्रिसीजन अभी भी थोड़ी कम है। इसके बाद उसने पूरी टेक्निकल रिपोर्ट विस्तार से पढ़ी। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोग चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। रिपोर्ट खत्म होते ही चार्ल्स ने गुस्से में नाक से सांस छोड़ी और पूरी रिपोर्ट जोर से मेज पर पटक दी। बाकी सब बातों को अभी भूल जाओ, मुझे सिर्फ ये बताओ कि उन टरबाइन ब्लेड्स पर हम कितनी बार टेस्ट कर चुके हैं, फिर भी वो स्पेसिफिकेशन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? आखिर मटेरियल सप्लायर्स कर क्या रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि हम पूरा डिजाइन फिर से शुरू से बनाएं? उन्होंने गुस्से में आगे कहा, दूसरे रिसर्च बेसिस जो हमारे साथ ही शुरू हुए थे, वो तो 5th जनरेशन ट्रांसपोर्ट इंजन तक बना चुके हैं। किसी ने एडवांस्ड ड्रोन्स तैयार कर लिए, किसी ने अलग अलग तरह की मिसाइल्स डेवलप कर ली, और हमारा एरोस्पेस कॉम्बैट इंजन प्रोजेक्ट पूरे 10 साल की मेहनत के बाद भी अभी तक सिर्फ फ्लाइट टेस्टिंग में ही अटका हुआ है। तभी मार्टिन ने सिर उठाकर पूरे आत्मविश्वास के साथ चार्ल्स की तरफ देखा। चीफ इंजीनियर वॉर्ड, मुझे एक ऐसे इंसान का नाम पता है जो शायद ये समस्या हल कर सकता है। चार्ल्स की नजर तुरंत उस पर टिक गई। मार्टिन ने गंभीर आवाज में कहा, लिथोग्राफी प्रोजेक्ट के दौरान रिसर्च कॉम्प्लेक्स को भी ऐसी ही अनगिनत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जब भी कोई समस्या उसके पास पहुंची, उसने हर बार उसे बहुत कम समय में सॉल्व कर दिया। सच कहूं तो लिथोग्राफी डिजाइन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले रिसर्चर्स के बीच वो लगभग एक लेजेंड बन चुका है। एरोस्पेस कॉम्बैट इंजन के डिजाइन पर भी मेरी उससे कई बार चर्चा हुई थी। इस फील्ड में उसके पास कई ओरिजिनल आइडियाज थे। मुझे पूरा विश्वास है अगर वो यहाँ आ जाए तो इस समस्या का समाधान निकाल सकता है। चार्ल्स की आंखों में तुरंत उम्मीद की चमक लौट आई। उन्होंने जल्दी से पूछा, कौन है वो? मार्टिन ने बिना एक पल घुमाए जवाब दिया, जिम्मी हेज। जैसे ही ये नाम कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजा, चारों तरफ धीमी धीमी फुसफुसाहट शुरू हो गई। जिम्मी हेज? ये कौन है? ये किस फील्ड का एक्सपर्ट है? मैंने तो चाइना में कभी इस नाम के किसी एरोस्पेस स्पेशलिस्ट के बारे में नहीं सुना। जब एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट चार्ल्स वॉर्ड खुद नहीं कह पा रहे कि वो इसे ठीक कर सकते हैं, तो क्या ये जिम्मी हेज सच में हमारी मदद कर सकता है? असल में चाहे वो प्रोजेक्ट्स हों जिन पर वो लोग काम कर रहे थे या वो प्रोजेक्ट्स जिन्हें मैं लीड करता था, सब कुछ हाईएस्ट लेवल की कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आता था। मेरी पहचान भी हाईएस्ट क्लासिफाइड लेवल पर रखी गई थी, इसलिए वहां मौजूद लगभग किसी भी रिसर्चर ने मेरा नाम पहले कभी नहीं सुना था। चार्ल्स का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने मार्टिन की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछा, जिस जिम्मी की तुम बात कर रहे हो, क्या वो वही चीफ डिजाइनर है उस प्रोजेक्ट वाला? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से चार्ल्स के पास काफी अंदरूनी जानकारी रहती थी, खासकर उस समय जब मुझे सीनियर एकेडमिशियन के लिए नॉमिनेट किया गया था। एकेडमी के सीनियर मेंबर्स ने मेरी उपलब्धियों पर कई मीटिंग्स की थी, इसलिए उन्हें मेरे काम के बारे में काफी कुछ पता था। मार्टिन ने बिना झिझक जवाब दिया, जी वही। चार्ल्स ने तुरंत पूछा, क्या उसे यहाँ बुलाया जा सकता है? मार्टिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आखिरी बार सुना था वो इस समय किसी बेकार काम में लगा हुआ है, फेयरमोंट यूनिवर्सिटी चला गया है। चार्ल्स ने हल्की नाराजगी से सिर हिलाया, हाँ वही बेकार काम। वहां मौजूद उन बुजुर्ग वैज्ञानिकों को मेरी प्रतिभा का अच्छी तरह अंदाजा था। सिर्फ 3 साल के अंदर मैंने बिल्कुल शुरुआत से एक नैनोमीटर लिथोग्राफी सिस्टम तैयार कर दिया था, जिसने चाइना की चिप इंडस्ट्री को दुनिया
दुनिया के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। मेरी जैसी क्षमता वाले इंसान को वो रिसर्च कॉम्प्लेक्स में 24 घंटे अपने साथ रखना चाहते थे। मार्टिन ने आखिर में कहा, मैं कोई वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। चार्ल्स ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर कोशिश करो। और वैसे भी मैं उस दिलचस्प लड़की से खुद मिलना चाहता हूँ। हम अब बूढ़े हो रहे हैं, चाइना का भविष्य, उसकी साइंटिफिक रिसर्च आखिरकार अगली पीढ़ी के युवाओं के हाथों में ही जाएगा। अगली सुबह डॉर्म में मैं अपने कपड़े बैग में रख रहा था और साथ ही मार्टिन से फोन पर बात कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं, मैं सबसे पहली फ्लाइट बुक करवा लेता हूँ, आज रात तक वहां पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर मैंने कॉल काट दी। उसी समय मार्कस अभी अभी नींद से उठा था। उसने उनींदी हालत में सिर के पीछे हाथ खुजलाया और मुझे पैकिंग करते देखकर हैरानी से पूछा, थर्ड, इतनी सुबह सुबह पैकिंग क्यों कर रहे हो? मैंने बिना ज्यादा कुछ बताए जवाब दिया, घर पर थोड़ा काम है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। असल में कुछ देर पहले मार्टिन का फोन आया था। वो चाहता था कि मैं 7th जनरेशन एयरोस्पेस कॉम्बैट इंजन प्रोजेक्ट पर कंसल्टेशन दूं। तकनीकी तौर पर मेरे लिए वहां जाना जरूरी नहीं था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि कुछ जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जिस दिन मैंने रिसर्च की राह चुनी थी, उसी दिन से मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं रह गई थी। कुछ महीने पहले रिसर्च कॉम्प्लेक्स में मैंने जो पलेज लिया था, उसकी हर लाइन आज भी मेरे दिल में गूंज रही थी। मैं अपना जीवन साइंटिफिक रिसर्च को समर्पित करूंगा, नॉलेज और टेक्नोलॉजी के जरिए अपने देश की सेवा करूंगा और अपना पूरा जीवन इसी उद्देश्य के लिए समर्पित कर दूंगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हर हाल में पूरा करना ही पड़ता है। मार्कस की नींद पूरी तरह उड़ गई। उसकी आंखें फैल गईं। क्या घर जा रहे हो? कमाल है, मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग भी स्किप कर रहे हो? मैंने शांत स्वर में कहा, स्कूल से पहले ही परमिशन ले चुका हूँ। मार्कस ने आधा समझते हुए सिर हिलाया और फिर पूछा, इतनी आसानी से छुट्टी मिल गई? कितने दिन के लिए जा रहे हो? मैंने बैग बंद करते हुए जवाब दिया, अगर सब जल्दी हो गया तो 1 हफ्ते में लौट आऊंगा, नहीं तो तुम्हारी मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने तक वापस आ जाऊंगा। मैं सिर्फ कंसल्टेशन देने जा रहा हूँ, मैं रिसर्च टीम का हिस्सा नहीं बनूंगा। ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते। मार्कस ने शक भरी नजर से मुझे देखा। सच सच बता, कहीं मिलिट्री ट्रेनिंग से बचने का बहाना तो नहीं है? और जाने से पहले सोफिया को बता दिया? उसका सवाल सुनते ही मेरे हाथ पैकिंग करते करते अचानक रुक गए। उधर विमेंस डॉर्म में सुबह की हल्की धूप खिड़की से होकर कमरे के फर्श पर फैल चुकी थी। सोफिया ने अपना दर्द करता हुआ माथा दबाया, आलस से अंगड़ाई ली और पहले से जागी हुई नैटली से पूछा, नैटली अभी कितने बजे हैं? नैटली ने जवाब दिया, 7 बजे, अभी भी काफी सुबह है। सोफिया धीरे धीरे बिस्तर से उतरी। उसकी आंखों में अभी भी नींद बाकी थी। उसने उन्हें मलते हुए पूछा, मैं क्या कल रात सच में नशे में थी? मुझे बस इतना याद है कि मैंने किसी को गले लगाया था। नैटली जोर से हंस पड़ी। अरे मुझे लगा तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पिछली रात की रिकॉर्डिंग खोल ली। चलो बड़ी बहन, तुम्हारी मेमोरी रिफ्रेश कर देती है। रेडी? अब देखो अपनी ही कहानी। सोफिया ने नाराजगी से कहा। तुम भी ना। नैटली ने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। खुद देख लो, याद है वो लड़का जो तुम्हें उठाकर वापस लाया था? सोफिया ने फोन हाथ में लिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी, वो बिल्कुल जड़ होकर रह गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि मैं उसे अपनी बाहों में उठाकर कैंपस वापस ला रहा था। यहाँ तक कि मेरी वो बात भी रिकॉर्डिंग में कैद थी। बस ध्यान रखना, मैं रिकॉर्डिंग में अच्छा दिखूं। वीडियो देखते ही सोफिया की सारी यादें एक साथ लौट आईं। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे, जैसे उसे अभी भी डर हो कि मैं फिर कहीं अचानक गायब न हो जाऊं। वीडियो खत्म होते ही उसने बड़ी बड़ी आंखों से नैताली की तरफ देखा और घबराई हुई आवाज में पूछा, नैताली तुम जिम्मी को कैसे जानती हो? वो कहाँ है? नैटली ने बिना कुछ छिपाए जवाब दिया, वो हमारे डिपार्टमेंट का फ्रेशमैन है। कल रात जब तुम नशे में थी तभी वो वहां आया था। फिर तुम खुद भागकर उसकी बाहों में चली गई और वो तुम्हें उठाकर यहाँ तक छोड़ गया। नैटली ने कुछ पल रुककर फिर पूछा, सोफिया क्या वही वो लड़का है जिसके बारे में तुम कहती थी कि 3 साल पहले उसकी मौत हो गई थी? लेकिन सोफिया के पास जवाब देने का समय ही नहीं था। उसने फुर्ती से कपड़े बदले और तुरंत कमरे से बाहर भाग गई। पीछे से नैटली जोर से चिल्लाई, अरे इतनी जल्दी किस बात की है? तुम्हें ये भी पता है कि वो रहता कहाँ है? सुबह सुबह मेंस डॉर्म के बाहर ज्यादा लोग नहीं थे। मैं धीरे धीरे रास्ते पर चलते हुए ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग हॉल की तरफ जा रहा था। तभी पीछे से एक कांपती हुई आवाज मेरे कानों तक पहुंची, जिम्मी। मैं तुरंत रुक गया और पलट कर देखा। सोफिया अपनी आंखों के आंसू पहले ही पहुंच चुकी थी। वो धीरे धीरे मेरे सामने आकर रुक गई, बस चुपचाप मुझे देखती रही। 3 साल बीत चुके थे। मेरे चेहरे में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, बस मेरी लंबाई पहले से काफी बढ़ चुकी थी। मेरी आंखों की बचकानी मासूमियत अब गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक परिपक्व शांति ने ले ली थी। लेकिन मेरा ऑरा बिल्कुल नहीं बदला था। सोफिया हमेशा कहा करती थी कि मैं अपनी उम्र से कहीं ज्यादा गंभीर रहता हूँ, जैसे कोई बूढ़ा स्कॉलर हो। मेरी गंभीर बातें उसे हमेशा मजेदार लगती थीं और आज भी साधारण कपड़ों में खड़ा होने के बावजूद मेरे अंदर वही शांत, सुलझा हुआ और रिफाइंड स्कॉलरली ऑरा साफ झलक रहा था। वीडियो में मुझे देखने के बाद भी जब सोफिया ने मुझे अपनी आंखों के सामने खड़ा देखा तो उसे लगा जैसे उसका दिल धड़कना ही भूल गया हो। हमारे बीच एक भारी खामोशी छा गई। हम दोनों में से कोई भी पहले बोल नहीं पाया। उसके दिल में इस समय सबसे ज्यादा उलझन, जिज्ञासा, क्या और गुस्सा था। उसे सबसे ज्यादा
ज्यादा इस बात से नफरत थी कि मैं बिना कुछ बताए अचानक चला गया था। भले ही हम कभी कपल नहीं थे, लेकिन दोस्त होने के नाते कम से कम एक अलविदा तो बनता था। मैं भी वहीं खड़ा उसे देखता रह गया। 3 साल बाद भी वो लगभग वैसी ही दिख रही थी जैसी पहले थी, उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही शांत। रिसर्च कॉम्प्लेक्स से निकलते समय मैंने न जाने कितनी बार सोचा था कि सोफिया से मिलूंगा तो क्या कहूंगा। 3 साल हो गए, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम ठीक तो रही? कंग्रेचुलेशंस, तुम फेयरमोंट यूनिवर्सिटी पहुंच गई। लेकिन अब जब वो सचमुच मेरे सामने खड़ी थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उससे बात कहां से शुरू करूं। 3 साल पहले मुझे एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन से जुड़ी एक विरासत मिली थी, इटर्नल आर्काइव। उस समय मेरी समझ इतनी नहीं थी कि मैं उसकी असली गहराई को समझ पाता, लेकिन वो आर्काइव मेरे दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में मौजूद था। उसके अंदर मौजूद नॉलेज को धीरे धीरे समझते हुए मैंने एक नैनोमीटर लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी विकसित की, जबकि इटर्नल आर्काइव के हिसाब से वो सिर्फ सबसे शुरुआती स्तर की टेक्नोलॉजी थी। उसी एक नैनोमीटर लिथोग्राफी को मैंने देश को सौंप दिया था, यह देखने के लिए कि आगे क्या होगा। और ठीक उसी फैसले की वजह से मैं 3 साल पहले अचानक सबकी जिंदगी से गायब हो गया था। हम दोनों कई सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। उन कुछ पलों के अंदर जैसे पूरा स्कूल लाइफ फिर से हमारी आंखों के सामने घूम गया। क्लासमेट्स का हमें साथ देखकर छेड़ना, मुश्किल सवाल हल करने के लिए हमेशा हमें एक साथ बुलाया जाना, स्कूल स्पोर्ट्स मीट की 1500 मीटर रेस में एक दूसरे का हौसला बढ़ाना, क्लास के अंदर चोरी छिपे स्पाइसी स्नैक्स खाना और शाम के लाल आसमान के नीचे साथ साथ घर लौटना। हमारी पूरी जवानी की यादों में एक दूसरे की मौजूदगी हमेशा दर्ज थी। लेकिन अफसोस, बास्केटबॉल खेलकर लौटने के बाद सोफिया ने कभी मेरा धूल से भरा हाथ नहीं थामा और मैंने भी कभी उसके चेहरे पर उड़ती हुई लटों को पीछे नहीं किया। लंबी चुप्पी के बाद मैंने आखिरकार धीमी आवाज में कहा, सुना है, मैं मर चुका हूँ। मेरी बात सुनते ही सोफिया की आंखें तुरंत लाल हो गईं, जैसे हजारों बातें उसके गले में अटक गई हों। उसने दांत भींचते हुए कहा, हाँ जिम्मी, क्या तुम मर नहीं गए थे? फिर वापस क्यों आए? पिछले पूरे 3 साल तक सोफिया ने सचमुच यही मान लिया था कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा, और आज मैं अचानक उसके सामने जिंदा खड़ा था। मैंने होंठ खोले, लेकिन शब्द बाहर ही नहीं आ पाए। मैं उसे सब कुछ बताना चाहता था, ये कि मैं 3 साल कहाँ था, क्यों गया था और किस काम में लगा हुआ था। लेकिन मेरी वर्तमान पहचान और जिम्मेदारियां मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं देती थी। मेरे पिछले 3 सालों की सच्चाई, यहाँ तक कि मेरे सबसे करीबी लोग भी कभी नहीं जान सकते थे। शायद मेरे योगदान भी दुनिया के सामने तभी आएंगे जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। आखिरकार मैं सिर्फ इतना ही कह पाया, खैर बहुत समय हो गया। सोफिया का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसने बेरुखी से कहा, मैं तुमसे मिलने नहीं आई थी, मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि तुम सच में मरे हो या नहीं। अब मुझे पता चल गया कि तुम जिंदा हो, तो मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो मुड़कर चलने लगी। मैंने पीछे से आवाज दी, सोफिया। वो रुक गई, लेकिन पीछे मुड़े बिना ठंडी आवाज में बोली, क्या है? मैंने धीमे से कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि मैंने हमारा प्रॉमिस नहीं तोड़ा। सोफिया हल्के से हंसी, लेकिन उस हंसी में सिर्फ दर्द और गुस्सा था। उसने खुद को रोकते हुए कहा, हमारा प्रॉमिस? जिम्मी, आखिर हमारे बीच रिश्ता क्या था? तुम खुद को समझते क्या हो? जब मन किया चले गए, और अब जब मन किया वापस आ गए। उसकी आवाज कांप रही थी। इन 3 सालों में मैंने तुम्हें न जाने कितने मैसेजेस भेजे, एक का भी जवाब नहीं दिया। बिना किसी वजह के तुम दुनिया से ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। क्या ऐसा करके तुम्हें बहुत अच्छा लगा? बहुत कूल महसूस हुआ? बहुत गर्व हुआ? क्या तुम्हें लगा कि इस तरह गायब हो जाओगे तो मैं तुम्हें जिंदगी भर याद रखूंगी? उसने मेरी तरफ सीधा देखा। उसकी आंखों में जमा हुआ दर्द अब आंसुओं के साथ बाहर आने लगा था। तुम ही तो गायब हुए थे, फिर वापस क्यों आए? आखिरी शब्द वो लगभग चीख कर बोली। ऐसा लग रहा था जैसे वो पिछले 3 साल का सारा दर्द, सारी तकलीफ और सारी शिकायतें एक ही पल में बाहर निकाल देना चाहती हो। शुरुआत में सोफिया के दिल में अभी भी उम्मीद थी। उसे लगता था कि शायद मैं कोई बहुत बुरा मजाक कर रहा हूँ, शायद पूरी गर्मियों के लिए कहीं छिप गया हूँ। उसने सोचा था कि जैसे ही मुझे ढूंढेगी मेरी अच्छी तरह खबर लेगी। लेकिन धीरे धीरे उसकी उम्मीद टूटती चली गई। पूरे 3 साल बीत गए, मेरी तरफ से एक भी मैसेज नहीं आया। समय के साथ उसे लगने लगा था कि शायद वो हमारी पुरानी यादों को भी धीरे धीरे भूलने लगी है। और फिर 3 साल बाद मैं अचानक उसके सामने वापस खड़ा था। उसकी हर बात सुनकर मैं पूरी तरह खामोश रह गया। मेरे पास उसके किसी भी सवाल का ऐसा जवाब नहीं था जिसे मैं उसे बता सकता। क्या कह सकता था? मैंने अपनी जिंदगी अपने देश को दे दी थी, अब मेरे पास उसे देने के लिए बहुत कम बचा था। मुझे माफ कर दो, मुझे बिना गुड बाय कहे नहीं जाना चाहिए था। मैं बहुत अचानक चला गया था। मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं जा रहा हूं। जिस रिसर्च प्रोजेक्ट में मैं शामिल हुआ था वह एक स्टेट सीक्रेट था। मेरे पेरेंट्स को भी सिर्फ इतना पता था कि मुझे किसी क्लासिफाइड जगह पर स्टडी करने के लिए स्पेशली रिक्रूट किया गया है। मुझे अपने देश की सेवा करने का कभी पछतावा नहीं होगा, लेकिन सोफिया से माफी मांगना मेरा फर्ज था। सोफिया ने मेरी बात काट दी। मत बोलो, तुम्हें मुझसे कोई अपॉलॉजी देने की जरूरत नहीं है। हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तुम्हें जाना है तो जाओ, रुकना है तो रुको। तुम जो भी करो उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने सोफिया को अपोलोजेटिक नजरों से देखा। मैं जा रहा हूँ, घर पर एक इमरजेंसी है और मुझे कुछ समय के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग
ट्रेनिंग खत्म होने तक मैं वापस आ जाऊंगा। सोफिया का शरीर थोड़ा टेंस हो गया और उसने इंस्टिंक्टिवली पूछा, क्या हुआ? फिर सोफिया का चेहरा दोबारा ठंडा पड़ गया। जाना है तो जाओ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कोई हूँ। तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। भले ही मैंने स्कूल से पहले ही परमिशन ले ली है, लेकिन तुम अभी भी हमारी क्लास के असिस्टेंट एडवाइजर हो। एक फ्रेशमैन अगर मिलिट्री ट्रेनिंग स्किप कर रहा है तो कम से कम उसे अपने एडवाइजर को बताना चाहिए, है ना? इसके अलावा मेरे लिए तुम सिर्फ मेरे एडवाइजर नहीं हो। सोफिया ने हल्की सी आवाज में हंकार भरी, फिर नॉर्मल दिखने की कोशिश करने लगी। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो और कुछ है? अगर नहीं तो मैं जा रही हूँ, बस इतना ही। इस बार मैं तुम्हें बताए बिना नहीं गया, है ना? मैं कोई पप्पी नहीं बनना चाहता। सोफिया को तुरंत याद आ गया कि उसने कल रात ड्रंक हालत में क्या कहा था। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने मुझे गुस्से से घूरा। जो भी हो, अगर कोई इमरजेंसी है तो चले जाओ, तुम बहुत एनोइंग हो। इतना कहकर सोफिया जल्दी से मुड़ी और वहां से चली गई। मैं वहीं खड़ा उसे दूर जाते हुए देखता रहा। धीरे धीरे मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। अपने डरम में वापस आकर सोफिया काफी देर तक सोचती रही, फिर गुस्से में खुद को डांटने लगी। सोफिया बेनेट, खुद को संभालो। उसे देखते ही फिर से सॉफ्ट मत हो जाओ। वह 3 साल तक गायब रहा। क्या उसने कभी तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में सोचा? और तुम उसके फैमिली की चिंता कर रही हो। सोफिया ने कुछ गहरी सांसें ली और खुद को शांत किया। फिर उसने फैसला कर लिया, वह उन 3 सालों को ऐसे ही जाने नहीं देगी। मुझे इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि तब तक मैं डिपैचर लाउंज जाने वाले एलिवेटर में पहुंच चुका था। तभी किसी ने अंदर मौजूद सभी लोगों पर चिल्लाकर कहा, सब लोग बाहर निकलो, जल्दी करो। मैंने एलिवेटर के बाहर देखा। एक मेल सेलिब्रिटी एक बहुत बड़ी क्राउड के बीच खड़ा था और उसके फैंस उसकी पिक्चर्स ले रहे थे। मैं खुद को ताना मारने से नहीं रोक पाया। तुम्हारे साथ इतने सारे लोग हैं, अगला एलिवेटर ले लो। क्या यह एयरपोर्ट तुम्हारा है? सेलिब्रिटी के असिस्टेंट ने गुस्से से मुझे घूरा। इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हें पता है लियो का शेड्यूल कितना पैक्ड है? तुम्हें पता नहीं? हमारी फ्लाइट अब बोर्ड होने वाली है, बाहर निकलो। मैं बिल्कुल शांत रहा। तुम्हारी फ्लाइट की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम कैसे हो गई? यहाँ मौजूद हर किसी को कहीं जाना है। क्या सेलिब्रिटीज को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है? यह सुनकर सेलिब्रिटी के आसपास मौजूद कुछ फैंस चिल्लाने लगे, क्या ये लोग लियो जितने बिजी हैं? वह चाइना के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है। उसका शेड्यूल हर दिन पैक्ड रहता है। तुम लियो को पहले जाने क्यों नहीं दे सकते? तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम लियो के लिए एलिवेटर छोड़ रहे हो। जल्दी हटो। अब और क्या इंतजार कर रहे हो? अगर लियो की फ्लाइट मिस हो गई तो क्या तुम में से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? सेलिब्रिटी भी थोड़ा अनॉयड दिख रहा था। चाइना में 2 और आधा साल की फेम ने उसे काफी बिगाड़ दिया था। किसी एलिवेटर पर कब्जा कर लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ तक कि जब वह किसी शूट पर 2 और आधा घंटे लेट पहुंचता था, तब भी पूरी क्रू को उसका इंतजार करना पड़ता था। लियो ने मन ही मन तिरस्कार भरी हंसी दी, लेकिन उसकी सेलिब्रिटी इंस्टिंक्ट्स ने उसे अपीयरेंसेस को लेकर सावधान रखा। अगर वह ज्यादा आगे बढ़ जाता तो पब्लिक आसानी से उसके खिलाफ हो सकती थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपने असिस्टेंट और गार्ड्स को पीछे हटने का इशारा किया, फिर मुझे देखकर मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मैं जल्दी में हूँ, लेकिन तुम पहले जा सकते हो। हर कोई बिजी है। मेरे मुंह के कोने डिजेबलिफ में हल्के से हिल गए। हमने इतना समय बर्बाद कर दिया था कि एलिवेटर एक पूरा राउंड ट्रिप करके वापस आ सकता था, लेकिन उसके रैबिड फैंस लियो की तारीफ करते नहीं थक रहे थे कि वह कितना क्लासी है। मैं उनकी तरफ इशारा करते हुए बेबस होकर सिर हिलाने लगा। मैंने उस सेलिब्रिटी को नजरअंदाज किया और क्लोज बटन दबा दिया। मुझे नहीं पता था कि क्योंकि मैंने रास्ता नहीं छोड़ा था, इसलिए लियो अपने फैंस को मेरे खिलाफ करने की प्लानिंग कर रहा था। मेरे जाने के कुछ ही देर बाद लियो अपने फैंस को देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। ठीक है, शांत हो जाओ, ये बस एक छोटा सा इंसिडेंट था। प्लीज इसे ऑनलाइन पोस्ट मत करना। हमें जाना है, सब लोग अपने घर चले जाओ। उसका असिस्टेंट बात समझ गया और क्राउड की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, सब लोग प्लीज चले जाइए और याद रखिए, इसे ऑनलाइन मत फैलाना। सच में ऐसा मत करना। लेकिन उसकी बातों के बावजूद वह पहले ही सोच चुका था कि जब यह कंट्रोवर्सी ऑनलाइन फैल जाएगी तो वह इसे पब्लिसिटी के लिए कैसे इस्तेमाल करेगा। फैंस ने पहले इसे पोस्ट करने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन लियो के उस इशारे के बाद उसके फैन ग्रुप्स तुरंत एक्सप्लोड हो गए। लियो उनके लिए पूरी दुनिया था। किसी ने उनके आइडल को परेशान किया था। उनके लिए यह अपने ही पेरेंट्स को खोने से भी ज्यादा बुरा था। कुछ ही मिनटों में लियो के रैबिड फैंस ने इंटरनेट पर पोस्ट्स करना शुरू कर दिया। कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाले गए क्लिप्स और मुझे अटैक करने की कॉल्स मेरी आइडेंटिटी को लेकर की गई पोस्ट्स के साथ तेजी से फैलने लगी। देखते ही देखते उन्होंने पूरे इंटरनेट को भर दिया। एक पोस्ट का टाइटल तक था, बाहर आओ और लियो से अपोलोजाइज करो, हमारे आइडल को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। लियो के रैबिड फैंस ने उसे सीधा ट्रेंडिंग लिस्ट पर पहुंचा दिया। इसके नतीजे में मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पोस्ट हो गई। मेरी ज्यादातर क्रिटिकल डेटा को टॉप एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्ट किया गया था। बेहद हाई क्लियरेंस के बिना कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता था। फिर भी मेरी फोटो लीक हो गई। मेरे प्रोफाइल में यह भी लिखा था कि पिछले 3 सालों के दौरान जिम्मी हेज के नाम से कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिले। लीक के बाद लियो के अनगिनत रैबिड फैंस ने तुरंत ऑनलाइन अटैक्स शुरू कर दिए। क्या फेयरमाउंट यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन लेना इतना आसान हो गया है? क्या अब कोई भी वहां एनरोल कर सकता है? उसके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का कोई रिकॉर्ड
रिकॉर्ड नहीं है, किसी मेजर इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर उसके जैसा इंसान फेयरमाउंट में कैसे पहुंच गया? अथॉरिटीज को इसकी जांच करनी चाहिए। कुछ फैंस अभी भी रीजनेबल थे, लेकिन रैबिड फैंस ने पूरी कहानी का डायरेक्शन अपने हाथों में ले लिया था। पब्लिक ओपिनियन शुरू से ही लियो के पक्ष में था और देखते ही देखते मैं इंटरनेट का पब्लिक एनिमी बन गया। वहीं दूसरी तरफ फेयरमाउंट के विमेंस डॉर्म में नैताली आराम से वीडियोज स्क्रॉल कर रही थी। जब उसने तेजी से ट्रेंडिंग हो रही इस स्टोरी को देखा तो उसने तुरंत सोफिया को बुलाया। सोफिया देखो, क्या यह तुम्हारा फ्रेशमैन नहीं है? ऑनलाइन हर कोई इसे बुरा भला कह रहा है। सोफिया कुछ पल के लिए रुक गई, फिर उसने नैताली का फोन लिया और उसे स्क्रॉल करने लगी। वह पूरी तरह स्पीचलेस थी। क्या ये फैंस इडियट है? उसने अपना खुद का फोन निकाला और सीधे ट्रेंडिंग पोस्ट पर जाकर जवाब देना शुरू कर दिया। क्या सेलिब्रिटीज खुद को सबसे ऊपर समझते हैं? उसने सिर्फ एक एलिवेटर नहीं छोड़ा। क्या लियो अपनी खुद की फ्यूनरल में जाने की जल्दी में था? सोफिया को इतना गुस्से में देखकर नैताली हंसे बिना नहीं रह सकी। सोफिया, किसने कहा था कि तुम जिम्मी के साथ अपनी फीलिंग्स खत्म कर चुकी हो? लगता है अभी भी तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। मैं जो सही है उसके लिए डिफेंड कर रही हूँ, उसके लिए नहीं। अगर किसी और के साथ भी ऐसा होता तो मैं यही करती, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसका कमेंट हेटफुल रिप्लाईज के नीचे दब चुका था। सोफिया, ये बुरा है। लियो के रैबिड फैंस साफ तौर पर तुम्हारे फ्रेशमैन को छोड़ने वाले नहीं हैं। वह सीरियस ट्रबल में है। उसी समय एक सिक्योर ऑफिस में अचानक रेड वार्निंग लाइट्स चमकने लगी। एक एम्प्लॉय ने घबराते हुए रिपोर्ट किया, ट्रेंड को तुरंत रिमूव करें। बहुत सारे यूजर्स एक टॉप क्लासिफाइड एसेट की आइडेंटिटी एक्सपोज कर रहे हैं। सिक्योरिटी ब्रीच का रिस्क है। काउंटर मेजर्स तैयार हैं। हम ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। जब नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर जॉर्ज मर्सर ने रिपोर्ट देखी तो वह गुस्से से भड़क उठा। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? जिम्मी से जुड़ी ऑनलाइन मौजूद हर एक इन्फॉर्मेशन को तुरंत हटा दो और इसकी तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। पता लगाओ कि क्या कोई फॉरेन इंटेलिजेंस ग्रुप्स इसे भड़का रहे हैं। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। अगर उसे इस वजह से कोई नुकसान हुआ तो तुम सभी इसके लिए जवाबदेह होगे। चाइना मेरे बिना नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट के हेड के रूप में भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन चाइनीज साइंस उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। चाइना के सबसे बड़े साइंटिफिक माइंड्स में से एक होने के कारण मेरी फाइल को लंबे समय से नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट मॉनिटर कर रहा था। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी अगर मेरे रिकॉर्ड्स तक पहुंचने की कोशिश करता तो तुरंत एक अलर्ट ट्रिगर हो जाता। लेकिन जॉर्ज ने कभी नहीं सोचा था कि इस बार कोई एक व्यक्ति मेरी जांच नहीं कर रहा था, बल्कि अनगिनत लापरवाह यूजर्स मेरी इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन फैला रहे थे। एयरपोर्ट एलिवेटर की फुटेज देखने के बाद जॉर्ज ने गुस्से में दांत भींच लिए। हर दिन सेलिब्रिटीज और ज्यादा आउटरेजेस होते जा रहे हैं। दिवा की तरह बिहेव करना भी बुरा है। उसे ध्यान रखना चाहिए था कि वह किससे उलझ रहा है। क्या उसे पता भी है कि उसने किसके साथ पंगा लिया है? वह चाहता था कि चाइना का फ्यूचर यंगस्ट एकेडमिकियन उसके लिए एलिवेटर छोड़ दे। वह खुद को समझता क्या है? उसके इतना बोलते ही उसका फोन बज उठा। कॉलर आईडी देखते ही उसका दिल बैठ गया। जिम्मी के प्रोटेक्टर का कॉल था। यह नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के आर्थर वॉन थे। वे सभी उम्रदराज लोग हो सकते थे, लेकिन अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात आती थी तो उनमें से हर कोई बेहद पावरफुल था। जॉर्ज ने गहरी सांस ली और घबराहट में कॉल उठाया। आर्थर ने तुरंत उसे फटकारना शुरू कर दिया। जॉर्ज मर्सर, तुम किस तरह के नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर हो? ये पूरी मैस इंटरनेट पर फैल चुकी है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एजेंसी इसकी जिम्मेदार नहीं है? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर जिम्मी की आइडेंटिटी एक्सपोज हुई तो मैं खुद तुम्हारे ऑफिस में आकर हंगामा खड़ा कर दूंगा। मिस्टर वॉन, प्लीज काम डाउन। मैंने पहले ही लोगों को इसे हैंडल करने के लिए असाइन कर दिया है। 10 मिनट के अंदर सब कुछ गायब हो जाएगा। और उस सेलिब्रिटी का क्या? मैं तुरंत संबंधित कल्चरल अफेयर्स ऑफिशियल्स को बुलाऊंगा। भरोसा रखिए, मैं आपको और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के हर रिसर्चर को एक प्रॉपर आंसर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट का इंतजार करूंगा। आर्थर ने कॉल काट दिया। जॉर्ज ने गहरी सांस ली और अपने ऑफिस में गुस्से से भरा बैठा रहा। फिर उसने अपना डेस्क फोन उठाया। कल्चरल अफेयर्स डायरेक्टोरेट के हेड को नोटिफाई करो, उसके पास मेरे ऑफिस पहुंचने के लिए 30 मिनट हैं, वरना मैं खुद कल्चरल अफेयर्स डायरेक्टोरेट चला जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट लाउंज में मुझे आर्थर का कॉल आया। जिम्मी, इस मामले से दूर रहो। इस बूढ़े आदमी को इसे संभालने दो। बस अपनी फ्लाइट का इंतजार करो। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम्हें एक दिन के अंदर सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाएगा। मैंने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन तभी कुछ हेवीली ड्रेस्ड अप लड़कियां मेरी तरफ बढ़कर आईं। उनकी आंखों में मेरे लिए साफ कंटेम्प्ट था। तो तुम जिम्मी हो, तुम काफी हैंडसम हो, तुम्हें जल्दी नहीं थी, फिर अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो? बस खाली बैठे हो। तुमने देखा कि लियो कितना फेमस है और अब उसका इस्तेमाल करके खुद को फेमस बनाना चाहते हो, है ना? तुम्हें फेम चाहिए, हम तुम्हें फेमस बना देंगे। उनमें से एक लड़की ने पूरी बोतल पानी की मेरे ऊपर उड़ेल दी। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, मैं पूरी तरह भीग चुका था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने यह सब देखा और तुरंत भागते हुए वहां पहुंची। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहां से भाग गईं। जैसे ही मैंने अपने ऊपर लगा पानी पहुंचना खत्म किया, मेरा फोन स्क्रीन चमक उठा। डॉर्म से वरीड सोफिया ने चुपचाप मुझे टेक्स्ट किया था, क्या तुम ठीक हो? मेरी खराब मूड तुरंत बेहतर हो गई, लेकिन जैसे ही मैं स्टबल
स्टबर्न सोफिया को रिप्लाई करने वाला था, मार्कस का कॉल आ गया। उसने जो बताया उसे सुनकर मैं गुस्से से भर गया। सोफिया और उसकी रूममेट्स ऑनलाइन मेरी डिफेंस कर रही थी। किसी ने यह एक्सपोज कर दिया था कि हाई स्कूल में सोफिया और मैं डेस्कमेट्स थे और उसकी फोटो भी ऑनलाइन पोस्ट कर दी थी। अब लियोस के फैंस उसे अटैक कर रहे थे। शुरुआत से ही मैंने उन रैबिड फैंस के साथ टॉलरेंस और इंडिफरेंस के साथ व्यवहार किया था, लेकिन अब मेरी सहनशीलता खत्म हो चुकी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और सोफिया के मैसेज को नीचे देखते हुए मेरी नजरें झुक गईं। मेरा दिल दर्द से भर गया। ऑनलाइन उसे बुरी तरह से निशाना बनाया जा रहा था, फिर भी वह मेरी चिंता कर रही थी। कितनी बेवकूफ लड़की थी। कुछ पल बाद मैंने उसे कॉल किया। उसने जल्दी से कॉल उठाया और सबसे पहले बोली। उसकी आवाज में चिंता साफ महसूस हो रही थी। जिम्मी, एयरपोर्ट पर सब कैसा चल रहा है? तुम ठीक हो ना? मैंने सुना है लियो के फैंस बहुत क्रेजी हैं। उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मैं ठीक हूँ। अभी तुम इससे दूर रहो, इसे मुझे संभालने दो। ठीक है, अपने डॉर्म में रहो और ऑफलाइन रहो। कोई मजेदार मूवी लगा लो। जब तक मूवी खत्म होगी तब तक सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सोफिया इमोशनल हो गई। कॉल के आखिर तक उसकी आवाज कांपने लगी। तुम इसे कैसे ठीक कर सकते हो? पूरा इंटरनेट तुम्हारे खिलाफ हो गया है। तुम अकेले इसे कैसे संभालोगे? उसे पछतावा हो रहा था। अगर वह गुस्से में पीछे न रुकी होती और मुझे छोड़ने एयरपोर्ट आई होती तो शायद यह सब कभी नहीं होता। माहौल बदलने के लिए मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सोफिया, अगर तुम मेरी इतनी चिंता कर रही हो तो क्या इसका मतलब है कि तुमने मुझे माफ कर दिया? बिल्कुल नहीं जिम्मी, ये दोनों अलग बातें हैं। मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हारा बचाव किया क्योंकि वे लोग हद से आगे बढ़ गए थे, बस इतना ही। इसका कोई और मतलब मत निकालो। उस सोच को छोड़ दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन अपने दिल में उसने जोड़ा, कम से कम इतनी आसानी से तो नहीं। वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। हमें बात किए हुए 3 साल हो चुके थे, फिर भी मेरे वापस आते ही उसका दिल हार गया था। चाहे वह कितनी भी सख्ती से बात करे या कितनी भी नाराज हो, जिम्मी को एक बार देखते ही उसका सारा दारा दर्द गायब हो जाता था। जिस पल मैंने सोफिया को दोबारा देखा, मुझे पता चल गया था कि वह अब भी वही लड़की है। बस वह इतनी स्टबर्न थी कि इसे मानना नहीं चाहती थी। अच्छी बात यह थी कि हमने अपना मौका नहीं खोया था। मैं मुस्कुराया और फिर गंभीर होकर बोला, हमारे पास बहुत समय है। जब मैं घर की चीजों को संभाल लूंगा तब मैं तुम्हारे फॉरगिवनेस के लिए सही तरीके से माफी मांगूंगा। जो भी, मैं कॉल रख रही हूँ। सोफिया ने कॉल काट दिया और कई बार जल्दी सांस ली। उसने अपने गर्म हो चुके गालों को हाथ से हवा दी। नैताली ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ? रोना खत्म हो गया? फैंस द्वारा सोफिया की आइडेंटिटी रिवील किए जाने के बाद उसके फोन पर अनगिनत जहरीले मैसेजेस आने लगे थे। बाहर से वह भले ही बहुत सख्त दिखाई देती थी, लेकिन अंदर से वह अभी भी सिर्फ 19 साल की लड़की थी। सोफिया ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और फिर से अपना फोन उठा लिया। वह जस्टिस के लिए एक कीबोर्ड वॉरियर बन गई और दोबारा कमेंट्स करने लगी। सोफिया से कॉल खत्म करने के बाद मैंने अपने सूटकेस से एक सिक्योर फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। यह जिम्मी हेज है, सिक्योर ID 17171। मुझे नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर जॉर्ज मर्सर से कनेक्ट किया जाए। कनेक्शन होते ही जॉर्ज मर्सर की आवाज आई, एकेडमिकियन हेज, मुझे बहुत अफसोस है। भरोसा रखिए, आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह सिक्योर रहेगी। इस मामले में शामिल हर व्यक्ति की नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट द्वारा पूरी जांच की जाएगी। धन्यवाद डायरेक्टर मर्सर। लेकिन मेरी एक और रिक्वेस्ट है। फेयरमाउंट की वह स्टूडेंट जिसने मेरा बचाव किया था, मैं नहीं चाहता कि इस घटना की वजह से उसे कोई परेशानी हो। कोई परेशानी नहीं है, यह हमारा काम है। लेकिन एकेडमिशियन हेज, क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? क्या ऑनलाइन मौजूद स्टूडेंट सोफिया बेनेट आपकी गर्लफ्रेंड है? अगर ऐसा है तो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट टॉप रिसर्चर्स के फैमिलीज के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स कर सकता है। डायरेक्टरेट के पास एक पूरी सिक्योरिटी प्रोग्राम है। मेरे पेरेंट्स भी इसका एक एग्जाम्पल है। जिस मोमेंट मैंने 3 साल पहले रिसर्च कॉम्प्लेक्स में प्रवेश किया था, उसी समय उन्हें फेयरमाउंट में सिक्योर फैमिली हाउसिंग में शिफ्ट कर दिया गया था। जब भी वे बाहर जाते थे, उनकी प्रोटेक्शन की जाती थी। मैं कुछ देर रुका, फिर कुछ सेकंड्स बाद जवाब दिया, अभी नहीं। समझ गया, चिंता मत कीजिए, मैं अरेंजमेंट्स करवा दूंगा। जॉर्ज ने बार बार सिर हिलाया और फिर कॉल काट दिया। वह अपने आप से बुदबुदाने लगा। तो यही वजह थी कि वह लड़का अचानक फेयरमाउंट में एनरोल हुआ था। वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वहां गया था। अब यह हुई ना एक यंग मैन वाली बात। लेकिन फिर उसके चेहरे पर शिकन आ गई। ट्रेंडिंग टॉपिक अभी भी लगातार बढ़ रहा था। आखिर हो क्या रहा है? क्या हमने कमेंट्स डिलीट करना शुरू नहीं किया है? ये अभी भी इतनी तेजी से ट्रेंड क्यों कर रहा है? लियो के फैंस बहुत ज्यादा हैं। हम उन्हें इतनी जल्दी डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। हम एक बैच डिलीट करते हैं और दूसरा बैच तुरंत आ जाता है। अगर उन्होंने इस ट्रेंड को दबाया नहीं तो उनके इंचार्ज ने क्या कहा? क्या वे चाहते हैं कि मैं उनके बॉस को नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट में बुलाकर बात करूं? उनके डायरेक्टर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैंने वहां काम करने वाले एक दोस्त को कॉल किया था। उसने बताया कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स लियो को सपोर्ट कर रहे हैं। वे इस मौके का इस्तेमाल लियो को फिर से ऊपर लाने के लिए करना चाहते हैं। उसकी कमर्शियल वैल्यू अभी भी काफी ज्यादा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लियो को कौन सपोर्ट कर रहा है। टेक डिपार्टमेंट को इसमें लगाओ, उनके सारे सर्वर बंद कर दो, हार्मफुल
हार्मफुल कंटेंट पोस्ट करने वाले हर अकाउंट को बैन करो। उन सभी इन्वेस्टर्स को नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट में लेकर आओ। देखते हैं किसका बूट ज्यादा बड़ा है, उनका या मेरा साइज 15 वाला। बाकी एजेंसीज को भी नोटिफाई करो। 2 मिनट्स के अंदर जिम्मी से जुड़े हर पोस्ट गायब हो जाने चाहिए। इसी बीच फर्स्ट क्लास लाउंज में लियो एक लग्जरी मसाज चेयर पर आराम से बैठा हुआ था। वह ऑनलाइन चल रही लड़ाई को बढ़ते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में तिरस्कार और घमंडी संतुष्टि साफ दिखाई दे रही थी। तुम बस एक नोबॉडी हो। तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? मैं सिर्फ एक फिंगर से तुम्हें पछताने पर मजबूर कर सकता हूँ। उसका असिस्टेंट हंस पड़ा और उसकी तारीफ करने लगा। लियो, तुम्हारे फैंस ने सच में कमाल कर दिया। अभी आधे घंटे भी नहीं हुए हैं और ये टॉपिक लगभग नंबर 1 पर पहुंच गया है। तुम्हारी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन जैसे ही वे इसका जश्न मना रहे थे, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि प्रिजन उनका इंतजार कर रही थी। वापस नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट में जॉर्ज मर्सर ने अपनी डेस्क से फाइल्स उठाई और कल्चरल अफेयर्स डायरेक्टर की तरफ फेंक दी। सिर्फ 10 मिनट में ही वह ट्रेंड पूरी तरह से हटा दिया गया। ऑनलाइन जिम्मी का कोई भी निशान नहीं बचा। लियो ने यह देखा और चिल्ला उठा, क्या हुआ? उसका असिस्टेंट जल्दी से प्लेटफॉर्म के एक एग्जीक्यूटिव को कॉल करने लगा। कॉल उठाते ही एग्जीक्यूटिव गुस्से में फट पड़ा। सुनो, हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं। पुराने रिश्ते के कारण तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ। जब वे तुम्हारे पास आए तो या तो भाग जाना या कोऑपरेट करना। क्या तुम्हें पता है लियो के स्टंट ने हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है? उसी समय कल्चरल अफेयर्स डायरेक्टर ने लियो की एजेंसी को सीधे कॉल किया। वह फोन पर गुस्से से गरजा, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए कॉल कर रहा हूँ। तुम्हारी एजेंसी के अंदर मौजूद हर आर्टिस्ट के सभी एनरिलीजन प्रोजेक्ट को सस्पेंड किया जाता है। अप्रूवल के लिए उन्हें मेरे पास मत लाना। अगर मैंने एक भी प्रोजेक्ट अप्रूव किया तो मैं अपना लास्ट नेम बदल दूंगा और तुम्हारी कंपनी के जिन भी सेलिब्रिटीज ने ऑनलाइन लियो का सपोर्ट किया है उन सभी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, खासकर लियो को। हालांकि उसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका करियर खत्म हो चुका है। आज रात 9 बजे से पहले अपनी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को कल्चरल अफेयर्स डायरेक्टरेट में लेकर आओ। हम वहाँ एक अच्छी ग्रुप चैट करेंगे। एजेंसी हेड ये सुनकर वहीं जम गया। तभी उसकी सेक्रेटरी घबराई हुई अंदर आई। मिस्टर टर्नर, हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टैक्स ऑफिशियल्स यहाँ आए हैं। वे हमारे सारे फाइनेंशियल और टैक्स रिकॉर्ड्स अपने साथ ले जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर लियो और उसका असिस्टेंट लगातार कैंसिलेशन नोटिसेस प्राप्त कर रहे थे। एंडोर्समेंट्स कैंसिल हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट किए जा रहे थे, लेकिन उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब वे प्लेन में चढ़ने की तैयारी कर रहे थे तभी ऑफिसर्स उनके पास आए और उन्होंने अपने बैजेस दिखाए। बिग स्टार, आगे जो होने वाला है उसके लिए गुड लक। लियो गुस्से से पागल हो गया, लेकिन जैसे ही उसने कोई हरकत करने की कोशिश की, 2 ऑफिसर्स ने उसे पकड़कर नीचे दबा दिया। वहीं दूसरी तरफ फेयरमाउंट यूनिवर्सिटी के विमेंस डॉर्म में नैताली ने एक्साइटमेंट से कॉल किया, सोफिया, क्या तुमने देखा? अथॉरिटीज ने एक्शन ले लिया। तुम्हारा जिम्मी इस बार सच में लकी रहा। सोफिया ने सिर हिलाया, फिर तुरंत खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। मैंने देख लिया और मैं फिर से कह रही हूँ, जिम्मी और मेरा सच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तभी उसके हाथ में मौजूद फोन बज उठा। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसने जल्दी से नैताली को चुप रहने का इशारा किया। सोफिया थोड़ी नर्वस दिखने लगी। चुप रहो, जिम्मी का कॉल है। नैताली तुरंत शरारती मुस्कान के साथ बोली, तुम कह रही थी कि तुम्हारा और जिम्मी का कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे ही उसका कॉल आता है तुम इतनी नर्वस हो जाती हो। चलो पहले डीप ब्रेथ लो। ऑलराइट गाइस, यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस जल्दी आते रहें। और इसका नेक्स्ट पार्ट एक दिन बाद आएगा।